Dear students, Assalamu alaikum. Today is 15 June 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the introduction and reading of unit number 8. As well as we will revise comprehension number 6, solved. My lecture is for 9th P1 N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed solved exercises of present indefinite tense and verb MCQs from summer vacation homework in the previous lecture. Today we will read unit number 8, stopping by woods on a snowy evening. बर्फबारी की शाम जंगल में कयाम, which is a very beautiful and symbolic poem written by Robert Frost and regarded as his masterpiece. As the title of the poem clearly reflects the theme of the poem, the poem actually points out at the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on with the daily affairs of life. The world of fantasy is very inviting, but one must maintain balance between the world of reality and imagination. Robert Frost writes the poem of stopping by woods on a snowy evening in first person point of view. Robert Frost, a famous American poet, was born in San Francisco on March 26. He was an internationally acclaimed poet who won the famous prizes for many times. His poetry focuses on the theme of nature and philosophical issues of his time. He died in Boston on January 29. There are many famous poems by Robert Frost, like After Apple Picking, Mending Walls, Desert Places. The poem Stopping by Woods on a Snowy Evening is his most famous poem. So let's move to the reading of Stopping by Woods on a Snowy Evening. As you know, आपके एनुअल पेपर में जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग या जो डैफोडिल्स आपकी पोएम है, आपके सिलेबस में दो ही पोएम्स हैं. इन दोनों की सिर्फ समरी आती है या इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पार्ट या क्वेश्चन आंसर वर्ड सेंटेंसेस वगैरह आते हैं. ट्रांसलेशन का क्वेश्चन जो है वो आपकी पोएम में से नहीं आता. ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ इसकी रीडिंग करेंगे. ट्रांसलेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए की जाएगी. ट्रांसलेशन आपने याद नहीं करनी. ट्रांसलेशन करवाने का मकसद सिर्फ आपको पोएम अच्छी तरह से समझाना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आपको पोएम का जो थीम है वो प्रॉपरली समझ आ जाए, आप उसकी समरी जो है वो लिखने के काबिल हो सकें. ठीक है, 5 मार्क्स का आपका समरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. दोनों पोएम्स में से किसी भी एक, कोई चॉइस नहीं होती समरी में. ठीक है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर या वर्ड सेंटेंसेस आते हैं वो बाकी चैप्टर्स की तरह से ही मिक्स होके आपके क्वेश्चंस में आते हैं. वर्ड सेंटेंसेस भी इसी तरह से, और आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें स्पेलिंग, सिनोनिम वगैरह या जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो जब हम इसकी एक्सरसाइज या वर्क पेजेस करेंगे तब आपको मैं बताऊंगी डिटेल में कि पोएम से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो ऑब्जेक्टिव के हवाले से किस तरह आता है. ठीक है, आज हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन, पोएट का इंट्रोडक्शन करना था और इसके साथ साथ जो है वो हमने इसकी रीडिंग करनी है. तो आपका बेटा पेज है 82 आपकी टेक्स्ट बुक पे, उसे खोलें. पोएम को ध्यान से सुनना है. ये नहीं सोचना कि इसकी ट्रांसलेशन तो हमने पेपर में लिखनी नहीं है तो इसको सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है. जितना ज़्यादा ध्यान से फोकस होके आप जो है वो ये काम करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको पोएम का थीम समझ में आएगा. समरी आपको क्रैम करने की, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप जो है वो आसानी से खुद भी लिख सकते हैं. लाइक अगर जो भी मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगी आप उसमें एडिशन करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी खुद से लिखना चाहते हैं क्रिएटिव, तो आप उसमें लिखने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन तब जब आपको उस पोएम का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए. जैसे कि हमने रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में बात की, पोइट के बारे में, कि वो एक नेचर के बारे में लिखने वाला पोइट था. इसके साथ साथ जो भी फिलोसफिकल इश्यूज़ थे उस वक़्त के, अपने दौर के, उनको भी सिम्बॉलिकली जो है वो अपनी पोएम्स में वो जो है वो शो करता था.
तो इस पोएम में भी हम यही देख रहे हैं कि उसने जो है वो बीनीथ द सरफेस कोई और बात की है, यानी कि वो बात कोई और करना चाह रहा है, लेकिन नेचर को लेके उसने जो है वो डिपिक्ट किया है सारी सिचुएशन को। लाइक नेचर जो एक फॉरेस्ट है, उसका सारा सीन है, जिसमें उसने जो है वो सिंबॉलिकली बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपना जो थीम था वो कन्वे करने की कोशिश की है रीडर्स तक। पोएम पढ़ते हैं, फिर आपको ये सारी बात जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Whose woods, किसका ये जंगल है। वुड्स लकड़ियाँ होती हैं, आपको पता है, लेकिन जंगल के तौर पे, जंगल के लिए भी हम जो है वो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी है कि ट्रांसलेशन इसकी आपके पेपर में एनुअल में नहीं आती, सिर्फ ट्रांसलेशन आपको पोएम समझाने के लिए की जा रही है, ठीक है। Whose woods these are, ये किसका जंगल है। I think I know, मेरा ख्याल है कि मैं जानता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि शायर ने जो है वो ये फर्स्ट पर्सन की फॉर्म में, यानी कि जैसे शायर खुद ये वहाँ पे मौजूद है, इस फॉर्म में उसने जो है वो सारी पोएम को जो है वो डिस्क्राइब किया है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, वो कहता है ये किसका जंगल है, मेरा ख्याल है कि मैं ये जानता हूँ। और जिसका ये जंगल है उसका घर विलेज में है। एक्चुअली एक जो है वो ट्रैवलर है, मुसाफिर है, जो कि सर्दियों की बहुत ज़्यादा सर्द एक शाम है जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है अपने घोड़े पे, ठीक है। और वो उसको गुज़र होता है एक ऐसे घने जंगल से जहाँ पे बर्फ़ जो है वो बर्फ़ ने तमाम जो ट्रीज़ हैं, जितने भी दरख्त हैं, उनको ढांपा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि सर्दियों की शाम में अंधेरा आपको पता जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो अंधेरा और घना एक जंगल जिसमें बर्फ़ पड़ी हुई है, और वहाँ से वो जो है वो अपने हॉर्स पे, लिटिल हॉर्स पे जो है वो ट्रैवलर जो है वो जा रहा है। और वो ट्रैवलर ये कह रहा है कि ये किसका जंगल है, मेरा ख्याल है कि मैं ये जानता हूँ। और जिस जंगल और जिस विलेज की तरफ वो जा रहा है, वो कहता है कि मेरा घर जिस विलेज में है, उसी विलेज में जो है वो उसके ऑनर का भी, इस जंगल के ऑनर का घर भी उसी जंगल में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो कहता है कि वो मुझे नहीं देख पाएगा अगर मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, क़याम करता हूँ। टू वॉच हीज वुड्स फिल अप विद स्नो, इस जंगल में इस जो बर्फ़ जो पड़ी हुई है उसको देखने के लिए, जो कि जंगल को उसने ढांपा हुआ है, ठीक है। इस स्टैंजा में पोइट ने ये बात कहने की कोशिश की है कि नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इस कदर ब्यूटी है नेचर में कि हम जो है वो जब भी किसी ब्यूटीफुल चीज़ को जो है वो देखते हैं, जो कि अपनी तरफ तवज्जो हमारी जो है वो मबजूल करवा लेती है, कोई अट्रैक्टिव चीज़ होती है, तो हमारा दिल चाहता है कि रुक के हम उसको जो है वो देखें, चाहे हमारी ड्यूटीज़ कितनी भी टफ क्यों ना हो। यानी कि एक इंसान की फितरत में है कि ब्यूटी जो है वो, नेचर्स ब्यूटी स्पेशली, उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ माइल करती है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, वो कहता है मेरा जो छोटा घोड़ा है, ट्रैवलर ये बात कर रहा है, मुसाफिर जो है वो कहता है मेरा जो छोटा एक घोड़ा है जिस पे मैं सवार हूँ, उसको ये बहुत अजीब लगेगा टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मैं किसी भी फार्म हाउस के बगैर जो है वो, यानी कि रुकने के कहीं भी जंगल वगैरह में या किसी भी जगह पे सफ़र करते हुए जब हम रुकते हैं तो वहाँ पे या तो हमें कोई खुराक नज़र आती है या फिर कोई स्टे करने के लिए जगह नज़र आती है। तो वो कहता है कि मेरा जो छोटा घोड़ा है उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी, उसको हैरान करेगी कि ना तो आसपास कोई भी फार्म हाउस है और ना ही इस जंगल के दरमियान में कोई भी जो है वो खाने पीने की चीज़ है, बल्कि यहाँ पे फ्रोज़न लेक है, जमी हुई एक झील है पानी की, ठीक है। यानी पीने के लिए भी पानी नहीं है, और ये डार्केस्ट इवनिंग है, ठीक है, अंधेरा है बहुत ज़्यादा, और कोई भी स्टे के लिए जगह नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे क्यों रुक रहा हूँ, मेरे घोड़े को भी इवन दैट ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी। ठीक हो गया।
बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, वो कहता है इस जंगल के दरमियान में बिल्कुल, और जहाँ पे एक जमी हुई पानी की झील है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये कहता है कि साल की सबसे ज़्यादा सर्द शाम है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों जो स्टैंजाज हैं उनमें जो पोएट है उसने कुछ इस तरीके से सारे सीन को, सारे इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब किया है कि वो इमेजरी की फॉर्म में क्रिएट कर रहा है इमेजेस अपने रीडर्स के माइंड पे। जैसे कि हमने डैफोडिल्स पोएम करते हुए पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइज करते हुए हमने पर्सोनिफिकेशन इमेजरी का यूज़ जो है वो देखा था, फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी वो लैंग्वेज की टेक्निक, लैंग्वेज की वो तरीक़ेकार हैं, वो टेक्निक्स हैं जो कि पोएट यूज़ करते हैं अपनी पोएम्स में, किस मकसद के लिए, ताकि वो अपनी जो तहरीर है, अपनी जो पोएम है उसको और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव अपने रीडर्स के लिए बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोएम में भी पोएट ने सिम्बॉलिकली इसी तरह से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, इमेजेस जो है वो उसने फॉर्म किए हैं, बनाए हैं अपने रीडर्स के माइंड पे, ताकि वो पूरे तरीके से, जैसे उसने कहा कि सर्द तरीन शाम है, बर्फ़ से ढके हुए दरख्त हैं, ठीक है, और छोटा घोड़ा है मेरा, इस तरह के वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं जो कि हमें पूरा का पूरा जो इमेज है वो हमारे जहन में आ जाए। थर्ड स्टैंजा देखें अब। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। जैसा कि हमने पिछले स्टैंजा में देखा था कि वो अपने घोड़े के बारे में बता रहा था कि उसका जो छोटा घोड़ा है उसको भी ये बात अजीब लगती है, तो उसी बात को वो कंटिन्यू कर रहा है स्टैंजा में कि उसका जो छोटा घोड़ा है वो अपनी घंटी जो उसने गले में बांधी हुई है, जैसा कि आपने देखा होगा मोस्टली जो हॉर्सेस हैं उनके गले में जो है वो बेल होती है, एक घंटी टाइप, ठीक है, जो कि जब वो चलते हैं, मूव करते हैं तो वो आवाज़ जो है वो पैदा करती है। इसी तरह से जो है उसके गले में जो ट्रैवलर है उसके घोड़े के भी गले में एक बेल है, जिसकी आवाज़ जब वो चलता है या वो मूवमेंट करता है तो उसकी आवाज़ जो है वो पैदा होती है। चूँकि वो अकेला है और सर्द शाम है, खामोशी है हर तरफ, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा जो है वो पैदा हो रही है। वो कहता है कि वो ये पूछने के लिए कि क्या कुछ गड़बड़ है इर्द गिर्द, क्योंकि यहाँ पे रुकना अजीब बात है, तो वो अपनी बेल्स जो हैं उनको हिलाता है, टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि क्या कोई गड़बड़ है। द ओनली अदर साउंड्स, जो उसकी घंटी की आवाज़ है घोड़े की, उसके साथ साथ सिर्फ एक ही और आवाज़ है उस पूरे माहौल में। वो किस चीज़ की आवाज़ है? द स्वीप ऑफ ईजी विंड, हवा की सरसराहट की, एंड डाउनी फ्लेक, और बर्फ़ के जो नरम गाले हैं वो गिरने की। हालांकि ये दोनों साउंड्स जो हैं वो कॉमनली जो है वो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन पोएट ने सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी की हद बताने के लिए हमें जो है वो ये बात कही है इस पोएम में कि इस कदर खामोशी है कि उसे हवा का गुज़रना पत्तों में से भी सुनाई दे रहा है, यानी पत्तों की सरसराहट हवा के गुज़रने की वजह से कुछ इस तरह से हो रही है। और बर्फ़ जब गिरती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जो फ्लेक होते हैं ना, सॉफ्ट वाले जो मैसेज होते हैं बर्फ़ गिरने के, ठीक है, उसको डाउनी फ्लेक बोलते हैं। नरम और बहुत सॉफ्ट जो बर्फ़ गिरे तो उसको हम जो है वो डाउनी फ्लेक्स बोलते हैं। वो कहता है कि इस कदर खामोशी है वहाँ पे कि एक तो घोड़े की घंटी की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है और उसके साथ साथ बर्फ़ गिरने की आवाज़ है और हवा के गुज़रने की पत्तों में से आवाज़ हमें सुनाई देती है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लास्ट जो इसका स्टैंजा है, इसमें उसने पोएट ने सही तरीके से जो पूरी पोएम का जो थीम था, रीज़न थी जो ये पोएम जो है वो लिखने की, वो डिस्क्राइब की है। वो कहता है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल है वो इस कदर खूबसूरत है और अंधेरा है और घना है, लेकिन इसके साथ साथ बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे जो है वो वादे हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं उसकी जो कि उसको परफॉर्म करनी है, जिनका वो वादा कर चुका है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वो कहता है और बहुत सारा सफ़र बाकी है सोने से
पहले, ये लाइन उसने रिपीट की है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। पोएट मोस्टली इस तरह की टेक्निक यूज़ करता है पोइम्स में, जब उसने किसी बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करना हो, बहुत ज़्यादा उसने जो है वो ज़ोर देना हो जब किसी बात पे, तो तब वो इस तरह से सेंटेंस को रिपीट करता है, इसको रेपिटिशन बोलते हैं। इसमें थीम जैसे कि हमने इसका डिस्कस किया है कि पोइट ये कहना चाह रहा है कि चाहे फितरत की जो खूबसूरती है, कुदरत की खूबसूरती बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन हमें ये चीज़ भी अपने जहन में रखनी होती है कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको हमने पूरा करना होता है। यहाँ पे उसने माइल्स जो सफ़र जो है बताया है, वो जर्नी को वो रिजेंबल कर रहा है हमारी ज़िंदगी से, ठीक है, ज़िंदगी को वो एक जर्नी बता रहा है, और जो स्लीप है उसको वो डेथ से उसने सिंबलाइज़ किया है। सिम्बॉलिकली उसने स्लीप को डेथ के लिए यूज़ किया, और माइल्स टू गो यानी जो सफ़र तय करना है उसने, वो जो है वो उसने सिम्बॉलिकली यूज़ किया है किसके लिए, जो हम उम्र गुजारते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। और प्रोमिसेस टू कीप, जो वादे पूरे करने वाले हैं, वो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं। और ये जो वुड्स है, जो जंगल लवली डार्क और डीप है, ये क्या है, हमारी इर्द गिर्द जो एंटरटेनमेंट है और बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो कि हमें अपने मकसद से हटा देती हैं, ठीक है। इसमें पोइट का जो मकसद है बात करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है, पूरी पोएम में जो बात उसने कहना चाही है कि ज़िंदगी में बहुत सारी जो है वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें अपने मकसद से हटाना चाहती हैं, लेकिन एक इंसान को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ अपनी जो इंजॉयमेंट है इन दोनों के दरमियान। और वही शख्स हमेशा कामयाब होता है, मरने से पहले जो उसकी ज़िंदगी का सफ़र है वो अच्छे तरीके से इंजॉय भी करता है, और उसको अपने जो उसके गोल्स हैं उनको भी अचीव करता है, तब जबकि वो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस रखता है। किन दो चीज़ों में, इंजॉयमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में। ठीक हो गया। आई होप जो है वो आपको पोएम का जो थीम है प्रॉपरली समझ आ गया होगा। पोएम का थीम और कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ताकि आप जो है वो ईज़िली समरी लिख सकें। जैसा कि हमने पोएम पढ़ते हुए बात की थी कि जो वुड्स हैं, जो जंगल है, वो टेम्पटेशन इन लाइफ है, यानी लालच है ज़िंदगी में नेचर ब्यूटी का, एंड मिजरी ऑफ वर्ड, ठीक है। मिजरी ऑफ वर्ड, डेथ जो हमारी मौत है, उसकी जो मिजरी है एक उसको, और जो ज़िंदगी में जो नेचर ब्यूटी की लालच है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है वुड्स, जंगल, ठीक है। क्योंकि जो लोग अपने मकसद पे फोकस नहीं करते वो ज़िंदगी में इसी तरह भटकते रहते हैं जिस तरह के जंगल में अगर कोई गुम हो जाए तो। और विलेज उसने सोसाइटी या सिविलाइजेशन को बताया है। जो स्नो है वो क्या है, ब्यूटी ऑफ डेथ, ठीक है। उसी तरह जैसे कि स्नो सर्द होती है, ठीक है, और लाइफलेस होती है, बेजान होती है, इसी तरह से मौत भी जो है वो सर्द और बेजान होती है, जो कि दरख्तों पर, जो कि एक ज़िंदा चीज़ें हैं यानी कि जानदार हैं, उन पे वो स्नो की फॉर्म में कब्ज़ा जमा लेती है, जैसे कि बर्फ़ ने दरख्तों पे कब्ज़ा जमाया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हमने जो है वो डिटेल में इंट्रोडक्शन शुरू में लेक्चर में देखा था। यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर भी मौजूद है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक मशहूर अमेरिकन पोइट है। वो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ था। फिर जो है वो एक इंटरनेशनली यानी पूरी दुनिया में, और इंटरनेशनली सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि इंटरनेशनली उसको तस्लीम किया गया था एक फेमस पोइट के तौर पर। उसकी शायरी में हमें जो है वो नेचर थीम नज़र आता है, और उसके साथ साथ जो उसके वक्त की फ़िलोसफिकल इश्यूज़ हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। क्योंकि उस वक़्त में जबकि नई नई जो है वो एडवांसमेंट हो रही थी टेक्नोलॉजी में, लोग इस कदर बिज़ी हो गए थे टेक्नोलॉजी में या अपनी ड्यूटीज़ में, अपने कामों में, कि उनको नेचर को देने के लिए वक्त नहीं बचता था। तो बस शायद ये कहना चाह रहा है कि हमें नेचर को, अपनी इंजॉयमेंट को, अपनी ज़िंदगी में रिलैक्समेंट जो है उसको भी टाइम देना चाहिए। थीम भी हमने इसका डिस्कस कर लिया है
कि पोएम जो है वो अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग ब्यूटी जो नेचर की है उसको पॉइंट आउट कर रही है, और साथ साथ जो एंड साइमल्टेनियसली hints at the need to carry on with the daily affairs of life, जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनको भी जारी रखने की ज़रूरत पर फोकस करती है। शायर कहता है कि द वर्ड ऑफ फैंटेसी इज़ वेरी इन्वाइटिंग, जो मशहूर कुन दुनिया है वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचने वाली है, बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वर्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन, लेकिन वही शख्स कामयाब है जो कि बैलेंस रखता है इमेजिनेशन यानी तसव्वुराती दुनिया और जो रियलिटी है उसकी दुनिया के दौरान। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा हम जो है वो आपको पता है ग्रामर एंड कंपोजिशन से अपनी जो है वो कम्प्रीहेंशन पैसेजेस सॉल्व्ड को रिवाइज कर रहे हैं। कम्प्रीहेंशन पैसेज जो हमने रिवाइज करना है आज वो है पैसेज नंबर 6। ठीक है, सॉल्व्ड, इसको रिवाइज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि आपने बेटा पैराग्राफ को एक दफ़ा अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। ठीक है, जब उसकी समझ आ जाए आपको तो आपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है रीड आउट करके, फिर उसके आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं पैराग्राफ में से। अगर समझ नहीं आती तो आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं अपलोड किए हुए आपके यूट्यूब चैनल पे कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड उनको एक दफ़ा सुन लेना है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो रिवीजन वाला काम है ये प्रॉपर तरीके से करें, ये प्रॉपरली करते जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको पीछे से सारा काम जो है वो भूलता जाएगा और फिर कोई फ़ायदा नहीं है। डायरी आपने बेटा लिख लेनी है, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेनी है। लिखने वाला आज कोई भी काम नहीं है आपका। ठीक है, रीडिंग हमने सिर्फ की है यूनिट नंबर 8 जो आपकी पोएम थी जिसकी ट्रांसलेशन आपके पेपर में नहीं आती, सिर्फ हमने इसको समझा है, देखा है, इसका थीम डिस्कस किया है, इसके पोइट के बारे में डिस्कशन की है ताकि समरी तैयार करते हुए आपको आसानी हो जाए। इसके साथ साथ कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर हमने 6 जो सॉल्व्ड है उसको रिवाइज करना है, लिखना आज कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।